क्राइम स्टोरी बताने वाले हैं, जो आप लोग भी सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। ये कहानी दोस्तों, ये हरियाणा के क्षेत्र की है, हरियाणा के सोनीपत की ये कहानी है, जिसमें एक छोटे से गांव की एक लड़की होती है। 14 साल की उम्र में ही वो एक एक साथ ही 5 से 7 8 बंदों के साथ में रिलेशनशिप में रहती है। इस एक नादान मोहब्बत की जो कहानी है, वो आगे चल के खौफनाक मंजर तय करती है, मर्डर मिस्ट्री हो जाती है। यानी लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इस लड़की के साथ में। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी ही सच्ची घटनाओं को लेकर। आज की ये घटना हरियाणा को, पूरे हरियाणा को झंझोर देने वाली घटना है। हरियाणा क्षेत्र के सोनीपत सोनीपत शहर के राव जिले की है, यानी राव थाना क्षेत्र की ये घटना है। गांव का नाम हम नहीं बताएंगे, आगे आने वाले वीडियो में आप समझ जाओगे। दोस्तों, इस कहानी की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा हरियाणा से काफी दूर, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के टिक्कमगढ़ गांव के अंदर। मध्य प्रदेश के टिक्कमगढ़ गांव हम चलते हैं, आपको पूरी घटना सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहा करता था, उसका नाम था गंगाराम। यानी परिवार के मुखिया का नाम था गंगाराम, और गंगाराम का उसका परिवार टिकमगढ़ गांव में रह रहा था। ये बात लगभग 4 साल पहले की है। 4 साल पहले की ये घटना है। गंगाराम की शादी शोभा से हो जाती है, और शोभा की शादी इससे गंगाराम से होने से पहले शादी हो चुकी थी। उनका पति किसी एक्सीडेंटली के कारण उनकी मौत हो जाती है, और शोभा की एक लड़की होती है। जब गंगाराम की शादी शोभा से होती है, तो वो अपनी बच्ची को लेके गंगाराम के घर आ जाती है। इसके बाद में इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, यानी एक लड़का और एक लड़की होती है। इन दोनों की शादी के बाद इनको लड़का और लड़की होती है, और पति की ऑलरेडी मौत, उनकी पहले पति की मौत हुई होती है। अभी गंगाराम और आस्था के जो गंगाराम और शोभा के जो बच्चे होते हैं, उनके नाम थे आस्था और ऋतिक। आस्था और ऋतिक नाम के 2 लड़के और लड़की होती है। फिर गंगाराम और शोभा ये सोचते हैं कि हमें काम धंधे के लिए, यानी टिकमगढ़ के अंदर उतना उनका रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार भी बड़ा हो चुका था, तो वो ऐसी कमाई या परिवार चलाने के लिए वो काम धंधे के लिए बाहर निकलते हैं। और वो पहुंच जाते हैं हरियाणा के सोनीपत में। हरियाणा के सोनीपत में पहुंच जाते हैं, और उनकी जो बड़ी बेटी थी, जो शोभा की पहले पति की बच्ची थी, उसको वो टिकमगढ़ में ही छोड़ आती है अपने दादा और दादी के पास में, कि वो 12 13 साल की है, तो वो इनकी देखभाल भी करेगी, खाना भी खिला देगी। इसके बाद में गंगाराम आ जाता है। गंगाराम को राज मिस्त्री का काम मिल जाता है, यानी गंगाराम सोनीपत में अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये बात दरअसल 2021 की है, यानी 2021 के लगभग वो सोनीपत में आए थे। और अभी जो है हम चलते हैं 2023, उनको 2 साल वहां पे काम करते होंगे। और जैसे नीतू को मतलब 2023 के अंदर अपना सब धंधा सेटल कर लेते हैं, गंगाराम भी अपनी राजमिस्त्री का काम करते हैं, और उनकी जो वाइफ थी शोभा, वो भी अपना काम बाहर जाके करने लग जाती है। और दोनों बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे थे। उसके बाद में एक दिन शोभा ये कहती है कि आप भी बाहर काम करने जाते हो, मैं भी काम करने जाती हूँ, तो हम नीतू को यहाँ बुला लेते हैं। अब ये खौफनाक मंजर तय होता है। नीतू को टीकमगढ़ से वहां पे सोनीपत बुला लिया जाता है, सोनीपत आ जाती है। ये लगभग फरवरी महीने की बात चल रही है। इसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो 14 साल की जो नीतू थी, वो 14 साल की लड़की थी, तो वो 6वीं क्लास में पढ़ती है। तो उसने अपने मतलब पिताजी को बोला कि मुझे किताबें चाहिए, तो किताबों के लिए वो पैसे डिमांड करती है। पिताजी बोलते हैं मैं ले आऊंगा। उसके बाद में ऐसा नहीं होता है, वो फिर नहीं लेके आते, तो वो नीतू को खुद को पैसे देते हैं, और वो खुद किताबें लेने चली जाती है। अब दोस्तों, उस खौफनाक रात के दिन ऐसा मंजर तय हुआ कि वो जैसे ही सुबह का टाइम था, सुबह का जैसे टाइम था, तो पति और पत्नी जैसे उठ खड़े होते हैं, तो पत्नी जैसे रूम के अंदर एंट्री करती है, तो वहां पे उनको नीतू नजर नहीं आती। जब वो इधर उधर देखती है, चिल्लाती है, तो वो देखती है कि छत के ऊपर जाके देखती है, तो वहां पे नीतू बेहोशी की हालत में पड़ी मिलती है। अब दोस्तों, बात दरअसल यूं होती है
कि वो चिल्लाती है तो आस पड़ोस के लोग भी भाग दौड़ के आते हैं। उसके बाद में वो लोग चारों तरफ से, जैसे उनका जो मकान मालिक था वो भी आ जाता है, और फिर वो अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में ले जाने के बाद में वहां से किसी ने पुलिस को खबर कर दी, और पुलिस भी आ खड़ी होती है। पुलिस सवाल जवाब करती है, पूछताछ करने लगती है। इसी बीच गंगाराम कहते हैं कि हमें इस मामले के बारे में, इस मसले के बारे में कोई हमें रिपोर्ट नहीं देनी, या फिर कोई छानबीन नहीं करवानी, कोई हमें जानकारी नहीं लेनी। हम एक गरीब परिवार से हैं, हमें काम धंधे में टाइम नहीं मिलता, हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमें रोज रोज के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। कौन पुलिस स्टेशन आएगा, कौन कहा के कोर्ट में जाएगा। तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो गंगाराम को कहते हैं हमें एक बार लिखित में दे दीजिए, अगर आप लोग इस मामले के बीच में छानबीन नहीं करवाना चाहते तो। अब बात दरअसल यूं होती है कि डॉक्टर्स ने भी चलो ठीक है, पोस्टमार्टम भी नहीं करना होगा, यह सब उसने भी लिखित में ले लिया। अब बात दरअसल यूं थी कि एक सीनियर डॉक्टर वहां पे आता है, उसको उसकी जो क्लिनिकल स्थिति देखते ही पता चलता है कि ये मामला या ये मंजर कुछ और है। अब वो डॉक्टर्स पुलिस को कहता है कि ये देखो, आपने जो इसके बारे में रिपोर्ट दिए या इसके बारे में बताया कि इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन ये मुझे घिनौनी हरकतें लग रही है, रेप लग रहा है, और इसकी जानबूझकर किसी ने हत्या की गई है, यानी एक मर्डर मिस्ट्री है, और रेप के साथ में मर्डर मिस्ट्री यानी बलात्कार भी हुआ है। अब बात यूं दरअसल होती है, जैसे जैसे ये आती उस टाइम इतने में मीडिया भी वहां पे पूरे जो हॉस्पिटल था वहां आसपास में मीडिया आ जाता है। मीडिया को ये खबर लगती है, मीडिया में लाइव कवरेज करने लग जाते हैं। तो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि अगर ये मीडिया ने सवाल उठा लिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने इस मामले की छानबीन करना शुरू की, और छानबीन में सबसे पहले मकान मालिक को उठाया गया। मकान मालिक से गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें मकान मालिक ने यह कहा था कि इनके इनके जो परिवार के अलावा इनके घर में कोई नहीं आता जाता। इसके बाद में अड़ोस पड़ोस के लोगों के से पूछताछ की, उन्होंने भी यही स्वीकार किया कि इनके परिवार के अलावा कोई घर पे नहीं आता। अब बात दरअसल यूं होती है कि परिवार वालों से पूछताछ की जाती है, परिवार वाले भी बताते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, कौन किससे इसके साथ में ऐसी है, बच्ची शांत जो शांत स्वभाव की थी, सब कुछ थी। अब जैसे जैसे मतलब परिवार को जैसे उसकी शक होता है उनके परिवार के ऊपर, पुलिस वालों को, तो परिवार वालों जैसे उसे मकान मालिक ने जो बताया था कि इनके घर के ऊपर इनके अलावा, परिवार के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता। तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उससे पहले वही उठा कि वो दोनों जो थे, गंगाराम और उनकी पत्नी शोभा, उन्होंने इस मामले को पूरों को अंजाम दिया था। और अंजाम कैसे दिया था, ये चीजें सब आपको अब क्लियरिटी से पता चल जाएगा। होता यूं है कि ये लगभग 29 अप्रैल की बात है। 29 अप्रैल के दिन सुबह 7 बजे के लगभग शोभा और गंगाराम नीतू के रूम में जाते हैं। नीतू के रूम के अंदर जाने के बाद, यानी कि वो पुलिस के सामने स्वीकार करते हैं कि हम इस प्रकार के से गए थे। वो रूम के अंदर जैसे इंटर करते हैं, नीतू सो रही होती है। नीतू के जैसे पिता जो गंगाराम थे, उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, और उनकी जो माता थी शोभा, वो गला घोटकर उसकी हत्या कर देती है। उसके बाद में वो छत के ऊपर फेंक आती है। तो छत पे फेंकने के बाद में वो रोजमर्रा की जिंदगी की, जैसे ही वो अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद में दोपहर का समय होता है, और गंगाराम की पत्नी थी शोभा, वो कहती है वहां मजदूरों के सामने, या अपने जो उनका सेठ था, मालिक था, मकान मालिक, वो कहती है कि मुझे घर जाना है, नीतू के लिए किताबें लेके आनी है। तो मतलब ये जोर से कहती है कि उनको पता चले कि हाँ, ये नीतू के लिए ये खौफनाक मंजर जो तय हुआ था, उससे वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि ये नीतू के लिए किताबें लेने जा रही है। तो जैसे ही वो घर पे आती है, उसने मतलब जो बताया कि छत के ऊपर जो हो हल्ला हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने पुलिस में गहनता से ये पूछताछ की कि आपने इसका मर्डर किया तो क्यों किया। मतलब मेन यही पॉइंट था कि आपने मर्डर किया तो क्यों किया। उसके बाद में वो दोनों स्वीकार करते हैं कि ये दरअसल बात ये लगभग 2 साल पहले से है, कि जब ये 12 से 13 साल की थी, तो जो अपने गांव गांव के अंदर, टिकमगढ़ के अंदर जो रह रही थी, वहां पे ये 6वीं कक्षा के अंदर ही अपनी स्कूल के 7 से 8 लड़कों के प्रेम प्रसंग में पड़ चुकी थी। अड़ोस पड़ोसी से बात होने पर अड़ोस पड़ोसी ने बताया था, और उनके जो दादा थे सौतेले, उनको पता नहीं था इस मसले के बारे में। तो उन्होंने वहां बुला लिया। यहाँ आने के बाद में भी ये जो नीतू है, वो वैसे ही लड़कों के साथ में मिली हुई थी, या लड़कों से प्रेम प्रसंग में जुड़ी हुई थी। तो एक बार माता ने, उनकी जो शोभा थी, उनकी माता जी, उन्होंने देख लिया था, उन्होंने खूब पीटा, लेकिन फिर भी वो
कसम भी दी, लेकिन चलो ठीक है वो मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद में फिर से वो 2 दिन 4 दिन बाद बीते हैं, उसके बाद वो फिर से किसी लड़के से बात कर नहीं पाएगी। फिर वही हुआ, मतलब कि आप समझ सकते हो 1 महीने के अंदर कम से कम 50 लड़कों, अलग अलग लड़कों के साथ में उसकी माता जी ने पकड़ा था। तो एक दिन माता और पिता जो गंगाराम थे वो दोनों ये तय करते हैं कि अगर हम लोगों ने इसको जीवित कर दिया, जीवित रख लिया, तो हमारी बदनामी हो जाएगी। क्योंकि वो सोनीपत आने के बाद में वहां के आस पड़ोस के जो भी लड़के थे उनके भी संपर्क में आ गई थी। वो जो मतलब आप समझ सकते हो, जो चवन्ना छाप लड़के होते हैं जो सड़क पे फिरते रहते हैं, उनके संपर्क में भी वो आ गई थी। तो वो सोचते हैं माता पिता की ऐसे हो जाएगा, तो वो इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों आप ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल साफ कहा था कि ये आपको कानून हाथ में नहीं ले रहा था। लेकिन आप लोग कुछ समझना, ये जो आधुनिकीकरण का जो जमाना चल रहा है, इस समय जो मोबाइल्स का जमाना चल रहा है, तो ऐसे ही करते होते जा रहे हैं। तो इन सब से हमें सावधान रहना है, ऐसे करते से। और ये सच्ची घटना आज हमने आपको सुनाई, तो जरूर से बताना कि इसमें कौन सही था और कौन गलत था। तो धन्यवाद, जय राम राम।